हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका। पेपर को अटैम्प्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे जिनको पेपर तो आता होता है लेकिन अटैम्प्ट सही तरीके से वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट हैं जिनके नंबर फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर नंबर कम होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर नंबर कम होते हैं, इस्लामियात के अंदर नंबर कटते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने सही तरीके से पेपर को अटैम्प्ट नहीं किया होता। लैंग्वेज के अंदर वैसे भी नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, दोनों के अंदर नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो उसका सलूशन ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करें, बेहतरीन अंदाज से, कि एग्ज़ामिनर या पेपर चेक करने वाला मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए। आज मैं आपके सामने जो पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका एक बताऊंगा आपको, उस तरीके से पंजाब के तमाम बोर्ड और फेडरल बोर्ड के बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके को, और इसके बाद रिज़ल्ट देख सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको और मैक्सिमम मार्क्स जहां तक हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से कर पाए तो आप पूरे नंबर भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसको, ये बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, बॉर्डर लाइन दोनों जानिब। बच्चे बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि पेपर में बॉर्डर लाइन लगाने की इजाज़त नहीं होती, बॉर्डर पहले ही लगा होता है। अगर आप बॉर्डर लगा लेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर की खूबसूरती बनेगी। खूबसूरती पे हमने ख़ास तवज्जो देनी है पेपर की, क्योंकि आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पेपर चेक करने वाला शख्स आपके बारे में नहीं जानता कि आप कितने काबिल हैं, आपका पेपर आपको सब कुछ बता रहा होता है। इसलिए पेपर आपका बेहतरीन होना चाहिए ताकि आपके बारे में एक अच्छा परसेप्शन पेपर चेक करने वाले बंदे के माइंड में बने। और जब हम जानते हैं, इंसान की ये नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जब हम किसी शख्स के बारे में अच्छी राय काम कर बढ़ते हैं तो हमें उसकी माइनर मिस्टेक्स को वो नज़र नहीं आती, हम उसको इग्नोर करते हैं। और अगर किसी शख्स के बारे में हमारी राय अच्छी ना हो तो फिर हम उस शख्स की माइनर मिस्टेक्स को भी पकड़ते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये खामी, उसमें से कीड़े निकालते हैं। इसलिए आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। सबसे पहले चंद मेन क्वेश्चन जो उर्दू के अंदर आप अटैम्प्ट करते हैं, जहाँ नंबर करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। बॉर्डर लाइन आपने दोनों जानिब इस तरह से अच्छे बेहतरीन सी बॉर्डर लाइन लगानी है, जैसे मैंने ये बनाई है। इसमें एक बोल्ड है और एक नैरो है। बोल्ड आउटसाइड होगी और जो नैरो लाइन है वो इनसाइड। इधर इसी तरह इस तरफ भी बोल्ड आउटसाइड और नैरो इनसाइड, दोनों जानिब आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव है, सबसे पहले आपने उसके अंदर ये इंशाई तर्ज लिखना है और हिस्सा अव्वल लिख देना है। हिस्सा अव्वल में लिखने के बाद थोड़ी सी ये डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये कैसे लिखेंगे, हेडिंग और मेन हेडिंग जो उर्दू पेपर में इस्तेमाल होती हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के ज़रिए सिखा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिस्सा अव्वल इस तरीके से खूबसूरत सा आप बना के लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसका पार्ट ए जो है वो आपने, एक आपको ये शेर दिया गया है, इसकी आपने तशरीह करनी है। ये नज़म से शेर लिया गया है तो आपने खूबसूरत करके उस शेर को लिख लेना है। और उसके बाद आपने इस तरह हेडिंग देनी है। सबसे पहली हेडिंग आप देंगे उन्वान, नज़म का उन्वान, और इसके सामने आप पेन से लिखेंगे नज़म का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ नज़म का नाम लिखेंगे। और उसके बाद वो नज़म जिस शायर ने लिखी है, ठीक है, उस शायर के बाकायदा हेडिंग देने के साथ यहाँ लिखेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये शेर फ़लाँ नज़म से लिया गया है, इसका जो शायर है वो फ़लाँ है। इस तरह लिखने की बजाय आप जब इस तरह से बना के लिखेंगे हेडिंग वाइज, तो पेपर चेक करने वाले शख्स को आसानी होगी। और यकीनन जब उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, उसको ढूंढना पड़ेगा तो उसको मुश्किल होगी। आपने एग्जामिनर के लिए, ये पेपर चेक करने वाले शख्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करनी है, हर चीज़ को आसानी से, ताकि वो पहली नज़र में देख के इसको पढ़ ले और ज़्यादा इसको फोकस ना करे पेपर को। तो इसमें नज़म का उन्वान है, नज़म का नाम लिख दें, शायर का नाम लिख दें। उसके बाद फिर उसका मफ़हूम या जो भी तशरीह आपने करनी है वो आप यहाँ से बाकायदा हेडिंग देने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आपका एग्जामिनर जो है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो बहुत आसानी से पेपर चेक करेगा और आपको आसानी से मार्क्स देगा। इसके बाद जो इक्तसाबात होते हैं उसकी तशरीह जो है आपने करनी होती है।
उसको इस तरह सवाल नंबर, जो भी सवाल का नंबर है वो आप लिखेंगे और उसके बाद हेडिंग दे देंगे इस तरह से, खूबसूरत सी हेडिंग बना के उसको डबल अंडरलाइन करेंगे, पहली लाइन बोल्ड, दूसरी वाली नैरो। उसके बाद बिल्कुल जैसे मैंने नीचे आपको सिखाया बिल्कुल उसी तरह आपने सबक का उन्वान लिखना है। सबक का उन्वान जो भी उसका है नाम, जिस सबक से वो ये पैराग्राफ लिया गया है, खूबसूरत सा यहाँ पर लिखेंगे और फिर आप मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देंगे लाजमी। सियाक़ व सबाक़ में ये बात याद रखें, सियाक़ व सबाक़ की कम से कम 5 से 10 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो कि हम 2 से 3 लाइनों के अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो सियाक़ व सबाक़ के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी, यहाँ से मार्क्स करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे वो पॉइंट्स बताऊँगा जहाँ से आपके मार्क्स करते हैं, तो आपने उनको फोकस करना है पहले से ही। तो सियाक़ व सबाक़ में हमारे पास 5 से 10 लाइनें आप लिखें लाजमी। उसके बाद फिर आप तशरीह की हेडिंग दे दें और तशरीह की हेडिंग देने के साथ साथ आप तशरीह लिखना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो ख़ुलासे के मतलब आता है, ख़ुलासा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का होता है ये। तो ख़ुलासे में भी आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं लिख लें, ठीक है, नहीं तो सवाल का नंबर डालेंगे, जैसे मैंने ऊपर पहले नंबर लिखे क्वेश्चन के, ख़ुलासा लिखें और मुसन्नफ़ का नाम लिखें। तो आपने खूबसूरत सी हेडिंग देनी है पहले ख़ुलासे की और उसको इस तरह डबल अंडरलाइन कर देंगे जैसे मैंने किया हुआ, एक बोल्ड और नीचे नैरो। उसके बाद नीचे अगर ख़ुलासे का नज़म का नाम है या मुनसिफ़ का नाम, जो मुसन्निफ़ का नाम जो पूछा जाता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और हेडिंग दे के आपने ये सब चीज़ें बतानी है। जैसे मुसन्निफ़ का नाम है तो आपने डायरेक्ट एक लाइन में नहीं लिखना, बल्कि आप बाकायदा हेडिंग देंगे ताकि एग्ज़ामिनर पहली नज़र में वो देख ले, उसको पढ़ने में आसानी हो, तो आपको आसानी से नंबर देगा। और उसके बाद ख़ुलासा लिखते हुए आपने फिर दोबारा से ख़ुलासे की हेडिंग देनी है और यहाँ से आपने ख़ुलासा लिखना शुरू कर देना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग इस तरह की हो कि एग्ज़ामिनर को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि बाज़ बच्चे जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो वो जल्दी जल्दी गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं ताकि पढ़ा ना जाए और एग्ज़ामिनर नंबर दे दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर पढ़ा ही नहीं जाएगा, आपका लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाएगा, तो चाहे आपने सही लिखा हो या गलत लिखा हो, एग्ज़ामिनर उसके ऊपर क्रॉस लगा देगा और आगे चला जाएगा और आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जितना भी लिखें इस तरह आसानी, जितनी आसानी आप उसको पेपर चेक करने वाले के लिए पैदा करेंगे उतनी आसानी से वो आपको मार्क्स देता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तशरीह करने के लिए कुछ ज़रूरी हदायत थी, वो देख लेते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है तशरीह करते हुए। वो ज़रूरी हदायत क्या हैं? सबसे पहला है कि नज़म के अशार की तशरीह कम से कम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आधा सफ़ा या एक सफ़े की तशरीह लिखते हैं, जबकि नज़म के अशार की तशरीह 3 सफ़हात, कम अज़ कम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और उस सही से टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनाएं और उसके ऊपर जो है वो लिखें। इसके अलावा अशार की तशरीह में किसी अगर आयत का हम हवाला दे देते हैं, किसी हदीस का या किसी कौल का या कोई शेर लिख देते हैं, तो इससे एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। और एक बात और कि आपने उसको मार्कर से लिखना है या उसको ब्लैक पेन से लिखना है या इसी तरह से लिखना है कि वो वाज़े तौर पे पढ़ा जाए और नज़र आए कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कोट की हुई है, कोई हदीस कोट की है, कोई आपने कौल इसमें लिखा है या कोई शेर लिखा है। अच्छा, इसके अलावा तशरीह के दौरान एक पैराग्राफ की लंबाई जो है वो 5 से 6 लाइनों से ज़्यादा ना रखें। बाज़ बच्चे लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं वो, लेकिन इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बना देते हैं कि उसको पढ़ने में फिर मसला होता है। तो एक एक पॉइंट एक एक पैराग्राफ में लिखते जाएं, वजाहत करते जाएं और कोशिश करें कि 5 से 6 लाइनों से ज़्यादा एक पैराग्राफ ना जाए। उसके बाद फिर जो इसका है गज़ल आ जाएगी हमारे पास। नज़म के बाद हिस्सा गज़ल आ जाता है। हिस्सा गज़ल के अंदर भी आप कोशिश करें कि खूबसूरत सा मार्कर से पहले शेर लिख लें, खूबसूरत सा लिखें शेर, और उसके बाद फिर उसकी जो है वो तशरीह करें। और तशरीह करते हुए आपने उन्हीं जो बातें आपको उसके लिए बताई गई हैं नज़म की तशरीह के लिए, उसी तरह गज़ल की तशरीह भी आप कर सकते हैं। और उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई शेर इसमें कोट कर देते हैं, लेकिन एक बात से ख़ास ख्याल रखें कि शेर जो आप कोट करेंगे उसके अंदर वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टॉपिक कोई और हो और उसके अंदर आप कोई भी इधर उधर का शेर हो आप उसमें लिख दें। कोई भी शेर लिखें वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए,
कोई और इसके अलावा यानी कोई हदीस कोट करते हैं, कोई वाक़या लिखते हैं, उसके अंदर कोई शेर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट ना हो। इसके अलावा खुलासा लिखने के लिए भी कुछ ज़रूरी हदायत हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमने मद्देनज़र रखना है ताकि हमें खुलासे में पूरे मार्क्स मिलें। सबक का खुलासा कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि खुलासा लिखते हुए 2 सफ़हात तक खुलासा होना चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है उसको 2 सफ़हात तक लिखें। इसके अलावा सबक के अंदर मौजूद जो मशहूर वाक़यात और शख्सियत हैं, आप उनको मार्कर से लिखें ताकि जो चेक करने वाला बंदा है वो जब उसको देखे तो एक ही नज़र में उसको पता चल जाए कि इस बच्चे को ये चीज़ें आती हैं, इसने फ़लाँ करैक्टर का नाम लिखा है। उसको मार्कर से जब इस तरह से लिखेंगे तो बहुत आसानी से वो उसको खुलासे को पढ़ सकेगा और एक नज़र में वो देख के समझ जाएगा कि इसको क्वेश्चन आता है। अगर आप इस तरह बग़ैर मार्कर की हेडिंग दिए इस तरह लिखेंगे तो फिर वो एग्ज़ामिनर उसको पढ़ेगा और हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई मिस्टेक भी उसकी नज़र में आ जाए। लेकिन जब आप वाज़ेह तौर पे मेन हेडिंग्स और वो सब कुछ लिखेंगे जो कि ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा एग्ज़ामिनर की नज़र उस पर नहीं जाएगी। ओके, इसके अलावा खुलासे में जो तरतीब होती है इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि शुरू वाली बातें आप आखिर में लिख दें और आखिर वाली बातें आप शुरू में लिख दें, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा मुसन्नफ़ का तज़किरा इसके अंदर नहीं करना आपने, सिर्फ़ जो आपकी स्टोरी है या जो भी है उसके मुतालिक आप वज़ाहत करें, उसको लिखें, लेकिन उसके अंदर मुसन्नफ़ का कोशिश करें कि ना वज़ाहत करें, मुसन्नफ़ के बारे में, उसके हालात के बारे में ना बयान करें। और इसी तरह इसमें भी एक पैराग्राफ की जो लंबाई हो वो 6 से 7 लाइनों तक रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। उसके बाद जो आप नज़म की तशरीह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह सवाल का जो भी नंबर है आप वो नंबर दें सवाल का। जैसे सवाल नंबर 5 मैंने लिखा, नज़म बरसात का खुलासा लिखें, तो आपने सबसे पहले बरसात की हेडिंग दे के उसको डबल अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद फिर उसका खुलासे की हेडिंग देनी है। और ख़ुलासे के लिए ज़रूरी हदायत कौन सी हैं वो आप ज़रा सुन लें। नज़म का ख़ुलासा 12 से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। इसका ख़ुलासा जिस तरह आप उसमें पहले लिखते आ रहे हैं, सबक का ख़ुलासा उस तरह से नहीं होगा। इसका ख़ुलासा ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 12 लाइनों तक होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इससे कम भी लिखते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नज़म के अंदर जितनी बातें बताई गई हैं उन सब की वजाहत उसके अंदर हो जाती है, तो वो उसके भी फिर पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें पैराग्राफ आपने और नहीं बनाने, एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे और आखिर में आप लाइन लगा देंगे। उसके बाद हमारा बड़ा ही अहम हिस्सा एक मज़मून का, ठीक है, कि आपको 3 से 4 टॉपिक दिए जाते हैं, आपने उनमें से किसी एक पर मज़मून लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पाकिस्तान का मतलब क्या। अब इसके ऊपर आपने मज़मून लिखना है, तो मज़मून लिखने के लिए क्या ज़रूरी हदायत हैं, किस तरह से आप मज़मून को लिखेंगे, उसको देख लेते हैं। पहली तो बात यह है कि कोशिश करें कि मज़मून का जो क्वेश्चन है वो सबसे आखिर में लिखें, ताकि उस पर जो टाइम बचता है आप वो सारे का सारा उसमें इस्तेमाल करें, बाकी पेपर आपका सारा हो जाए उसके बाद। तो आपने क्या करना है, मज़मून लिखते हुए सबसे पहले आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मवाद है। उस टॉपिक को लिखने के बाद सबसे पहले उसकी इस तरह खूबसूरत सी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना के उसको डबल अंडरलाइन कर लें, पहला बोल्ड, दूसरी वाली नैरो। नैरो अगर आपसे नहीं लगाई जाती तो पॉइंटर से भी दूसरी लाइन लगा सकते हैं, एक मार्कर से एक पॉइंटर से। उसके अलावा मज़मून लिखने के लिए जो ज़रूरी हदायत हैं वो ज़रूरी हदायत क्या हैं, उनकी वजाहत कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, ऐसा मौजू तलाश करना है जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखते हों। आपने 3 या 4 जो भी मज़मून आपको बताए गए हैं उनमें से वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, तो आपने उस मज़मून को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि मज़मून के जो हिस्से होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं, एक तमहीद, एक नफ्स तमहीद और एक इख्तितामिया। तो मज़मून लिखने का बाज़ बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने मज़मून कैसे लिखना है, बस वो शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जो कुछ आता है वो लिखते जाते हैं। इस तरह से मज़मून नहीं लिखना। हमेशा याद रखिए, कोई भी मज़मून हो सबसे पहले आप उसकी तमहीद लिखते हैं, फिर नफ्स मज़मून और फिर इख्तितामिया। अब तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं।
तमहीद में आप क्या करते हैं, आपका जो भी टॉपिक है आप उस टॉपिक का अच्छे तरीके से तारुफ़ कराते हैं। और नफ्स मज़मून के अंदर आप क्या करते हैं, अपने ख़यालात, मालूमात जो भी उसके बारे में आपके पास मालूमात होती हैं उसको ठोस अंदाज़ में पेश करते हैं। इख्तितामिया में आप उसके मतलब आप उस सारे को समराइज़ करते हैं और उसके बारे में जो आपकी अपनी एक राय होती है वो राय आप कायम करते हैं और इस तरह से आपका मज़मून मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।